जय जोहार, अमर छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। बीजापुर में ऑपरेशन के बाद जवान लौट आए हैं। 14 घंटे तक चले इस ऑपरेशन के बाद सुरक्षा बलों के जवानों का वापस लौटना इस बात का साफ संकेत है कि नक्सली कितने ही कायरतापूर्ण कृत्य क्यों न कर लें, लेकिन उनका सफाया होके रहेगा। और 12 नक्सलियों के शवों और विस्फोटक सामग्री हथियारों के साथ जवान वापस लौट आए हैं। आपको बता दें कि सभी नक्सलियों के शवों को बीजापुर जिला मुख्यालय लाया गया। दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर के 1000 से ज्यादा जवानों ने इस सफल ऑपरेशन को अंजाम दिया और पिछले 4 महीनों में 103 नक्सलियों को उनके अंजाम तक पहुंचाया गया है। और अब इस पूरे मामले में जानकारी यह मिल रही है कि पीडिया क्षेत्र में 14 घंटे तक ये पूरा ऑपरेशन चला, जहां पर नक्सलियों की तरफ से और सुरक्षा बल के जवानों की तरफ से दोनों ही तरफ से फायरिंग, बमबारी होती रही। उसके बाद 12 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया और जानकारी मिल रही है कि कुछ अन्य नक्सली संभवतः यहां पर हो सकते थे जो कि भाग खड़े हुए हैं। और इस दौरान एक आईईडी यहां पर प्लांट किया गया था, जिससे इसकी चपेट में आने की वजह से 2 जवानों को चोट भी आई है। सतीश चांडक हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ। सतीश, इस पूरे ऑपरेशन में 12 नक्सलियों को मिट्टी में मिला दिया गया और हथियार, गोला बारूद, न जाने क्या कुछ वहां से बरामद हुआ। क्या कोई कैंप वहां पर नक्सलियों ने बनाया हुआ था या ये सब सामान वो अपना साथ में कैरी कर रहे थे? बताया जा रहा है कि 14 घंटे तक ये ऑपरेशन चला है। दरअसल जो ये बीजापुर का गंगालू क्षेत्र है, ये नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। वहाँ का पीड़िया के जंगलों में वहाँ पर माओवादियों के टॉप लीडर पापा राव और भी टॉप लीडर्स के होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद जो है 1000 जवानों को 3 जिलों से, सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर से उतारा गया था। कल सुबह 6 बजे ये ऑपरेशन शुरू हुआ था। फायरिंग, पहली गोली जो है सुबह 6 बजे शुरू हुई थी, जो देर रात तक, करीब 7 से 8 बजे तक फायरिंग चलती रही और रुक रुक कर फायरिंग होती रही, क्योंकि माओवादियों की संख्या ज्यादा थी वहां पर। जिसके बाद जो है जब सर्चिंग की गई तो मौके से जो है 12 नक्सलियों के शव बरामद किए और इसके साथ ही साथ जो है नक्सलियों की सामग्री भी बरामद की। वहां पर कैंप नहीं था, लेकिन नक्सलियों की बड़ी मौजूदगी वहां पर थी। लगातार वहां पर बैठकें हो रही थी और नक्सलियों के द्वारा जो है जवानों को नुकसान पहुंचाने का अंदेशा था, जिसके बाद ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया था। देर रात तक जवान कैंप लौटे। कैंप से जो है जिला मुख्यालय 12 नक्सलियों का शव लाया गया है, यहाँ पर जिला अस्पताल में रखा गया है। उसके बाद जो है पीएम होगा और फिर शिनाख्ती की जाएगी और पता चलेगा कि इसमें कितने इनामी नक्सली इसमें शामिल थे। इस पूरे मुठभेड़ में तीनों जिलों के डीआरजी, कोबरा सहित जो है सीआरपीएफ के बल तैनात थे और 12 बजे यहाँ के जो पुलिस अधिकारी है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी देंगे कि मुठभेड़ जो है कैसे हुई और इसमें कितने इनामी जो है नक्सली मारे गए। जी बिल्कुल। और चूंकि मारे गए नक्सलियों की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है, संभव है कि इस शिनाख्त के बाद पता चल पाएगा कि कौन कितना पुराना नक्सली कमांडर था। और जानकारी यह भी मिल रही कि इसमें कुछ बड़े नक्सली नेताओं की भी होने की संभावना है। जो लगातार जानकारी मिल रही है कि इसमें बड़े नक्सली लीडर वहां पर बैठक में मौजूद थे, जिसके बाद ही जो ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया था। हालांकि कल जो है रात तक नक्सलियों के शव बरामद हुए हैं। आज सुबह जिला मुख्यालय लाया गया है। यहाँ पर ग्रामीण और जो सरेंडर काडर के नक्सली होते हैं उनसे जो है पहचान की जाएगी। और जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि इस 12 माओवादियों में बड़े कैडर के भी नक्सली हैं जो लाखों के इनामी है। लेकिन ये सभी जो है खुलासा वो 12 बजे जो है पुलिस के अधिकारी करेंगे। लोग जो हमको सोर्सेस से जानकारी मिल रही है कि मौके पर पापा राव जैसे नक्सली लीडर वहां पर मौजूद थे और काफी संख्या में माओवादी वहां पर मौजूद है, जिसके बाद जो है 3 जिलों का ऑपरेशन लॉन्च किया। और बीते कुछ समय से, बीते 4 महीनों से लगातार जो है बस्तर में कांकेर से लेकर सुकमा तक लगातार ऑपरेशन चल रहे हैं, जिसमें 103 नक्सली मारे गए हैं। हालांकि मुठभेड़ पर आरोप भी जो है ग्रामीणों को द्वारा लगाया गया था, लेकिन काफी बड़ी कामयाबी जवानों को मिली है। ऑपरेशन सूर्य शक्ति जो है लॉन्च किया गया है। नए सिरे से नई रणनीति के साथ जो है जवान ऑपरेशन कर रहे हैं और पिछले 4 महीनों से देखा जा रहा है कि जवान जो है बिल्कुल पापाराव, लेंगू, वेल्ला जैसे बड़े नक्सली लीडरों के यहां पर होने की संभावना थी। अब शिनाख्त होगी तो पता चलेगा कि ये जो 12 शव हैं इसमें कौन सा शव किस लीडर का था या कौन नक्सली यहां पर मारा गया है, ये स्पष्ट होगा। आगे डिटेल्स आपसे लेने के लिए संपर्क करेंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और बढ़ते हैं आगे। बलौदाबाजार में जारी अवैध खनन, राजस्व मंत्री के जिले में ही लाखों का राजस्व का चूना लगाया जा रहा है सरकार को। आदर्श आचार संहिता के बाद भी धड़ल्ले से ये अवैध कारोबार जारी है। जिम्मेदार अफसरों के पास
कोई जवाब नहीं है। कोवाडीह में तालाब से मुरुम निकाला जा रहा है, हाइवा और चेन माउंटेन से मुरुम निकाला जा रहा है। और योगेश हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हमारे साथ। योगेश, ये खनन की जो पूरी प्रक्रिया है अवैध है और कब से चल रही है, और प्रशासन आखिर इसमें कोई एक्शन क्यों नहीं ले रहा है? जी बिल्कुल, आपको बता देंगे, एक तरफ लोकसभा चुनाव है और लोकसभा चुनाव के चलते आचार संहिता लगाया गया और आचार संहिता में अवैध कार्यों पर रोक लगाई गई है। लेकिन लिहाजा बलौदाबाजार जिला मुख्यालय से मात्र 8 किलोमीटर की दूरी पर केसला ग्राम पंचायत है, वहां के कौआडीह में देखिए किस तरह से तालाब से जो खनन का कार्य किया जा रहा है, मुरुम निकालने का काम किया जा रहा है, वो भी चैन माउंटेन से। आपको पता है खनिज विभाग द्वारा इस तरह के जो चैन माउंटेन है और अवैध खनन है उस पर रोक लगाई गई है आचार संहिता के चलते, लेकिन इसके बावजूद भी इस तरह का अवैध कार्य किया जा रहा है। खनिज विभाग के अधिकारी भी इस मामले को जानने के बाद भी अभी तक चुप हैं, क्योंकि जिला मुख्यालय से कुछ ही दूरी का मामला है और एक तरफ आचार संहिता है। ऐसे में कहीं ना कहीं अवैध खनन, एक बड़ी जो खनन माफिया उनके लिए योजना बनाई गई है कि किस तरह से जो अवैध खनन है वो किया जाते हैं। इतना ही नहीं, बलौदाबाजार जिले में जो मुख्य नदी है महानदी में भी जो रेत माफिया है उनका भी खनन धड़ल्ले से जारी है, क्योंकि खनिज विभाग द्वारा एक नियम जारी किया है कि रात को खनन नहीं करना है, चैन माउंटेन से खनन नहीं किया जा सकता, कुछ ही मीटर तक की खनन जो खुदाई है रेत की जा सकती है। ये भी नियम की अवहेलना को करते हुए खनन माफियाओं द्वारा इस तरह से कार्य किया जा रहा है। रेत खदान का ठेका तो लिया गया, लेकिन रेत खदान के ठेके को नियम के मुताबिक नहीं चलाया जा रहा है। जो नियम की है अवहेलना की जा रही है। खनिज विभाग के आला अधिकारी भी इस पर कड़ी कार्रवाई करते हुए नजर नहीं आते, जिसका खामियाजा देखने को मिल रहा है कि चुनाव हुए कुछ ही दिन हुए हैं और आचार संहिता हटा नहीं है, उसके बाद भी अवैध जो कार्य धड़ल्ले से जारी है। चैन माउंटेन का प्रयोग किया गया है। जानकारी के मुताबिक ये पता चला है कि जो गांव है वहां पर रोजगार गारंटी के तहत कार्य किया जा रहा था, और रोजगार गारंटी के काम होने के बाद जो देख सकते हैं कि चैन माउंटेन वहां पर ले जाया गया है, ट्रक से किस तरह से जो धड़ल्ले से जो रेत है, जो मुरुम है, उसको ले जाया जा रहा है, और उसके बाद भी जो प्रशासन है चुप्पी तोड़े हुई है। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए योगेश। और खबर पेंड्रा से, जहां शिक्षक ने एक नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म किया और आरोपी शिक्षक कई सालों से इसके साथ शोषण कर रहा था। दरअसल पीड़ित छात्रा के गर्भवती होने पर इस पूरे मामले का खुलासा हुआ है। आपको बता दें कि पीड़ित परिजनों ने शिक्षक के खिलाफ थाना में एफआईआर भी करा दी है और आरोपी शिक्षक अभी फरार बताया जा रहा है, जिसकी तलाश की जा रही है। और आरोपी को तलाश करने के लिए जो ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये दरअसल आरोपी की तस्वीर है, इसकी तलाश की जा रही है और बहुत जल्द पुलिस इसे ढूंढ निकालेगी, ऐसा दावा भी किया जा रहा है। और अभी छात्रा की स्थिति क्या रहेगी और किन धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया, ये सभी डिटेल्स आगे आप तक पहुंचाएंगे। और सुबीर हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करेंगे। सुबीर, अभी छात्रा की स्थिति क्या है, परिवार का क्या कहना है और आरोपी के बारे में क्या कोई डिटेल मिल पाई है? जी बताना चाहूंगा कि ये गौरेला थाना क्षेत्र का मामला है और ये इस मामले के बाद जब परिजनों ने थाने में शिकायत की, उसके बाद पुलिस लगातार उस आरोपी शिक्षक की तलाश कर रही है। और सालों जो छात्रा के साथ जो सालों तक दुष्कर्म किया है, वो पीड़ित छात्रा उसी स्कूल में पढ़ती थी जिस स्कूल में वो आरोपी टीचर पढ़ाता था। और पुलिस को मिली शिकायत के बाद जो 12 साल की उम्र से छात्रा का शारीरिक शोषण कर रहा था। पीड़ित छात्रा जब प्रेग्नेंट हो गई तब मामले का खुलासा हुआ और पीड़ित और उसके परिवार की शिकायत के बाद पुलिस आरोपी शिक्षक के विरुद्ध 376 और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज की है। गुरुजी ने जो जिस काम पे जिस 376 के मामला लगने के बाद जो टीचर था, वो टीचर अपने घर से फरार है और पुलिस लगातार उसकी खोज कर रही है। जी बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और अंबिकापुर में मंदिर में चोरों ने धावा बोल दिया। राधा कृष्णा मंदिर का ताला तोड़ करके दान पेटी के रुपए और सामान लेकर फरार हो गए चोर।
मंदिर का मुख्य गेट, गर्भगृह, अलमारी का ताला तोड़ा और करीब 5 लाख रुपए की चोरी कर डाली। ये चोरी का पूरा मामला अंबिकापुर से सामने आया है, जहां अंबिकापुर में मंदिर में चोरों ने धावा बोल दिया। राधा कृष्णा मंदिर का ताला तोड़कर दान पेटी के रुपए और सामान लेकर फरार हो गए चोर। मंदिर का मुख्य गेट, गर्भगृह, अलमारी का ताला तोड़ा और करीब 5 लाख रुपए की चोरी की। श्रवण हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए। श्रवण, कब पता चला कि मंदिर में चोरी हुई है और चोरों के बारे में पुलिस क्या कर रही है, क्या कार्रवाई चल रही है, क्या उन्हें पकड़ने का दावा कर रही है पुलिस? देखिए, पुलिस पहुंची थी उस मंदिर में, राधा कृष्ण मंदिर में। एसपी भी पहुंचे थे और तमाम आला अधिकारी जुटे हैं। लेकिन सबसे बड़ा ये सवाल अभी यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि शहर में इन दिनों मंदिरों पर चोरों निशाना बना रहे हैं और लगातार मंदिरों को जो है मंदिरों में चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। लेकिन पुलिस जो है इन चोरों को नहीं पकड़ पा रही है। हालांकि इस राधा कृष्ण मंदिर में जब चोर पहुंचे थे तो एक पुजारी ने बताया कि इत्मीनान से चोरी किए हैं, दान पेटी का ताला तोड़े हैं। इसके साथ साथ अंदर घुसने के बाद जो अंदर में मंदिर में रखा करीबन 4,87,000 रुपए जो कैश है वो उसको अज्ञात चोरों ने पार कर दिया है। और पूरा अगर चोरी की बात करें तो 5 लाख की चोरी बता रहे हैं। और फिलहाल पुलिस के हाथ अभी खाली है, जांच चल रही है। जी, बहुत शुक्रिया आपका श्रवण, इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और खबर दुर्ग से, जहां एक घर में आग लगने का मामला सामने आया। दरअसल आग से घर में रखा लाखों का सामान जल गया। फायर ब्रिगेड ने आग पर किसी तरह से काबू पाया और इस पूरे मामले में मिल रही जानकारी के अनुसार आग लगने का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। और आप देखिए, कमरे के अंदर पूरी तरह से धुआं भरा हुआ है और दुर्ग से पूरा मामला सामने आया। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। काफ़ी मशक्कत के बाद यहां पर आग को बुझाया जा सका। तब तक काफ़ी सामान जलकर राख हो चुका था। आग से लाखों का नुकसान हो चुका था और फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। आग से लाखों का सामान जलकर राख हो गया। दुर्ग से पूरा मामला सामने आया। फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने कड़ी मशक्कत के बाद किसी तरह से आग पर काबू पाया और आग लगने के कारण तो अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाए हैं, लेकिन आग बुझाने के दौरान काफ़ी धुआं उस कमरे में भरा हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा तस्वीरों में, जहां पर फायर फाइटर लगातार आग बुझाने की, कूलिंग की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि आग बुझाने के बाद जो तपिश रह जाती है उस क्षेत्र में, उस जगह पर, उसके शांत किए जाने से पहले ये नहीं कहा जा सकता कि आग पूरी तरह से बुझ गई है या नहीं। ये सारा जो पूरा मामला है, आग लगने का क्या कारण रहा अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया। आग से लाखों का सामान जलकर राख हो गया। दुर्ग से ये पूरा घटनाक्रम सामने आया। आग से घर में रखा हुआ लाखों का सामान जलकर स्वाहा हो गया। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। काफ़ी मशक्कत यहाँ पर फायर ब्रिगेड को करनी पड़ी। और अगली बड़ी खबर सारंगढ़ से आपको बता दें, करोड़ों की ठगी के आरोपी शिवा साहू और उसके साथियों पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। बिलमुड़ी निवासी 26 लाख की ठगी के मामले में इन पर एफआईआर दर्ज की गई। लोगों को रकम दोगुनी करने का झांसा देते थे मुख्य आरोपी शिवा साहू को अब तक पुलिस पकड़ नहीं पाई। 2 महीने पहले करोड़ों की ठगी को लेकर दर्ज हुई थी एफआईआर और एफआईआर होने के बाद से फरार है शिवा साहू। 26 लाख रुपए की ठगी का एक और केस दर्ज हुआ। बढ़ते आगे, धमतरी में बैंक मैनेजर पर एफआईआर दर्ज करानी पड़ी, क्योंकि प्राइवेट बैंक की कुरुद शाखा प्रबंधक के ऊपर गबन का आरोप लगा है। किसानों के खाते से 1,84,00,000 रुपए के गबन का आरोप है। बैंक मैनेजर श्रीकांत टेनेटी पर केस दर्ज हुआ। बैंक कर्मचारी तेजेंद्र को भी इसमें आरोपी बनाया गया। 23 खाता धारकों के अकाउंट से अलग अलग तरीके से यह रकम निकाली गई थी। बैंक मैनेजर को बैंक मैनेज करने के लिए वहां पर अपॉइंट किया था। ये लोगों के खातों से रुपए मैनेज कर रहा था और मैनेजमेंट भी ऐसा कि खाते से रुपए निकालकर अपने पास रख लेता था। और करोड़ों की ठगी का आरोप इस पर है। करीब 23 लोगों के, किसानों के खाते से
और गरीब किसान जो खून पसीने की कमाई बैंक में जमा करता है या डीबीटी के माध्यम से जो राशि उसके खाते में आती है, उन रुपयों से चोरी कर रहा था बैंक मैनेजर, ऐसा आरोप है इस पर। और धमतरी में भीषण सड़क हादसा हो गया। बेकाबू होकर एक कार पलट गई और इस हादसे में ड्राइवर की मौत हो गई। दरअसल एक बच्चे सहित 5 लोग घायल हो गए हैं। कार में बैंक मैनेजर और उसका परिवार सवार था। घायलों को अस्पताल में भर्ती किया गया। नेशनल हाईवे 30 पर यह हादसा हुआ है। जानकारी मिल रही है, हादसे के बाद की कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। ड्राइवर की मौत हो गई है और एक बच्चे सहित 5 लोग इसमें सवार थे। कार में बैंक मैनेजर का परिवार सवार था। और दुर्ग से अगली बड़ी खबर आपको बता दें, दफ्तर में सांप निकलने से हड़कंप मच गया। ऑफिस में कोबरा को देखते ही लोगों की हालत पतली हो गई। जी हां, सूचना मिलने के बाद स्नेक कैचर मौके पर पहुंचे और रेस्क्यू किया कोबरा सांप का। और देखिए, भिलाई के HACL कार्यालय में ये कोबरा सांप दिखाई दिया, जो कि खुद भी काफी डरा हुआ नजर आ रहा है। और स्नेक कैचर ने बड़ी ही सफाई से, शांति से उसे पकड़ लिया। और उसका एक और नाम है स्पेक्टिकल कोबरा बोलते हैं, जिसको इंग्लिश वर्ड है। और ये बहुत ही जहरीला सांप होता है और ये काटने पे कम से कम 3 घंटा ये कम से कम हॉस्पिटल जाने के लिए देता है। और अगर सही तरीके से ट्रीटमेंट हो जाए तो इंसान की जान बच सकती है। गर्मी में इसलिए निकल रहे हैं क्योंकि गर्मी इनको बर्दाश्त हो नहीं रही है और इन लोग जितना हो सके ठंडे जगह में जाने की कोशिश करते हैं। अब इनको ये नहीं पता चलता है कि ये घर है कि ऑफिस है कि कार है कि एक्टिवा है, गाड़ी है, बाइक है। बस इनको ठंडा जगह चाहिए और अपने आप को सेफ करके। और अंबिकापुर से बड़ी खबर आपको बता दें, दल से भटके हाथी से ग्रामीण बहुत परेशान हैं। 3 दिन से हाथी ने घघरी गांव में डेरा जमाया हुआ है। शाम को जंगल से निकलकर गांव में पहुंचता है हाथी। हाथी फसलों को पहुंचा रहा नुकसान, वन विभाग ने नहीं किए कोई इंतजाम। और ये देखिए, खेत में खड़ा फसल को पहुंचा रहा नुकसान। अंबिकापुर से मामला सामने आया। भटका हुआ ये हाथी है और लोग इससे इस वक्त दहशत में हैं। दुर्ग से बड़ी खबर, सड़क दुर्घटना का फरार आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया। दरअसल स्कूटी सवार 2 महिलाओं को इसने कार से टक्कर मारी थी और दोनों महिलाएं CISF में आरक्षक पद पर तैनात हैं। भिलाई के सेक्टर 1 में इस वारदात को अंजाम दिया था। कार सवार ने स्कूटी सवार 2 आरक्षकों को टक्कर मारी थी और इस पूरे मामले में ये मुख्य आरोपी है, जिसे अब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और छत्तीसगढ़ बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा में टॉप 10 में जगह बनाने वाले छात्रों का जिला प्रशासन ने सम्मान किया। धमतरी कलेक्टरेट के सभागार में मेधावी छात्रों और उनके अभिभावकों और शिक्षकों के साथ उन्हें बुलाया गया। इस मौके पर शिक्षा विभाग के अधिकारी, शिक्षक सभी को सम्मानित किया गया। और धमतरी में 12वीं में 1 छात्र ने और 10वीं में 2 छात्रों ने टॉप 10 में जगह बनाई है। कक्षा 12वीं के लिए 4था स्थान प्राप्त किया है मेरिट में। ठीक इसी तरह से कक्षा 10वीं में 2 बच्चा जो क्रमशः 7वां और 10वां स्थान प्राप्त किया है। चूंकि जिला प्रशासन की मंशा रही है और प्रति वर्षानुसार इस साल भी उस संस्कृति को बनाए रखे हुए हैं कि हम उन बच्चों का सम्मान करेंगे। तो जिला पंचायत सम्माननीय रोमा श्रीवास्तव मैडम, उनके हाथों से सम्मान किया गया। सम्माननीय SP साहब द्वारा सम्मान किया गया, अपर कलेक्टर साहब द्वारा सम्मान किया गया है, ताकि बच्चों को आगे चलकर उनका हौसला अफजाई हो और अपना उड़ान आगे बढ़ते रहे।